हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग का सिक्स्थ वीडियो है ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आज हम लोग देखेंगे क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। ये दो टर्म्स हैं। ये दो टर्म्स तो बीएससी सेकेंड ईयर का तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस के अंदर है। बाकी बीएससी थर्ड ईयर में जो डाइज वाला चैप्टर है उसके अंदर क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एमएससी एंड नेट, ठीक है, इन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो हम लोग क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, ये जो दो टर्म्स हैं बहुत ही कंफ्यूजेबल टर्म है, दोनों में डिफरेंस पता नहीं चलता, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे। इन दोनों टर्म्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको और भी चीज़ों में काम आएगा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज़ कलरफुल कब दिखाई देगी? कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु वो जो है कलरफुल कब दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हम लोग टर्म, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चीज़ का। मैंने आपको यूवी और विजिबल रीजन की रेंज बता रखी है। कितनी बताओ? यूवी की रेंज कितनी है? 50 to 400 nm। और विजिबल की रेंज कितनी है? 400 to 800 nm। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर रेंज के बारे में बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देखना है इसको रेंज का। बाकी मैंने आइडिया दे दिया विजिबल रीजन की रेंज कितनी होती है, 400 to 800 nm, ओके। अब देखिए, कोई भी कंपाउंड या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कलरफुल होती है तो वो किस वजह से होती है? विजिबल। विजिबल मतलब विजिबल यानी कि दिखना या दृश्य, हिंदी में बोलते हैं इसको दृश्य। जो विजिबल हो रहा है या जो दिख रहा है या जो दृश्य है उसको विजिबल रीजन बोलते हैं। अगर हम लोग जो ये लाइट देखते हैं या अगर आसमान के अंदर देखें तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं या हमको जो कलर दिखाई देते हैं वो किस वजह से दिखाई देते हैं? विजिबल रीजन के कारण। किस कारण? विजिबल रीजन के कारण, ठीक है। अभी जो भी हम लोग हम लोग देखते हैं आसपास, जो भी कलर दिखते हैं वो सब विजिबल रीजन का कारण है। कैसे? जो हम लोग इंद्रधनुष के 7 रंग देखते हैं वो भी इसी के अंदर आता है। पहले मैं आपको विजिबल रीजन को डिवाइड कर देती हूँ। ये भी 7 रंगों में डिवाइड होता है। बहुत नाम सुना होगा आपने, विवग्योर, VIBGYO और R, VIBGYOR, 7 रंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेनी आहा पीना ला। बेनी आहा पीना ला। बै से बैगनी, नी से नीला, अ से ऑरेंज, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, है ना। और इंग्लिश में विवग्योर का जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ओके। अब इनमें भी है ना ये रीजन मतलब डिवाइडेड होती है। कैसे? मैं सपोज कर रही हूँ, मान लीजिए 400 to 450 ये वाली रीजन होगी विवग्योर, बैगनी कलर की, ठीक है। 450 to 500 ये वाली रीजन होगी, और 500 to 550 ये वाली होगी, 550 to 600 ये मैंने मान लिया, आपने सपोज किया है, ये मतलब फिक्स नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने सपोज किया है इस चीज़ को। 650 to 700 एंड 700 to 800। मैं सपोज कर रही हूँ कि ये जो विवग्योर है इनकी ये रेंज है, डिवाइड कर दिया मैंने रेंज को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कोई भी कंपाउंड या कोई भी ऑब्जेक्ट कलरफुल क्यों दिखाई देता है? हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12th क्लास में भी और बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर भी है उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। प्रॉपर एक टॉपिक है ये। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट कलरफुल क्यों होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कंपाउंड है, जब उस पर विजिबल रीजन की लाइट डालोगे जो कितनी है 400 to 800 nm, इतना वेवलेंथ की जब उस पर लाइट पड़ेगी किसी भी कंपाउंड पर, मान लीजिए कंपाउंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, ठीक है। इस पर मैं 400 to 800 nm की जब लाइट दूंगी तो क्या होगा, ये अपर एनर्जी लेवल में उस लाइट को अब्जॉर्व कर लेगा। लाइट को क्या कर लेगा? अब्जॉर्व कर लेगा। अब चूंकि लाइट अब्जॉर्व कर ली इसने तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ काम में आएगी वो एनर्जी। वो एनर्जी किस काम आएगी? उस एनर्जी से के वजह से ये क्या चला जाएगा, नीचे से ऊपर के लेवल में चला जाएगा। जैसे हिंदी में बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब यहाँ से ही चला गया उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी कि
हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। ठीक है, कैसे गया? इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ है वो अपने अपर स्टेट में स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, उसको अपने घर वापस आना पड़ता है। ये इसका ये घर है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए किसी और के घर चला गया वो, लेकिन अपने घर वापस आना पड़ेगा। तो वापस आएगा तो क्या करेगा? वापस आ जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने ऑब्जॉर्व की थी उस एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा या उत्सर्जित करेगा या निकालेगा। जो एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व की थी उसको जब वापस अपने घर आएगा तो उस एनर्जी को निकाल देगा। ठीक है, तो कलरफुल का क्या रिलेशन है इससे देखिए, मैं बता देती हूँ। जब कोई इलेक्ट्रॉन 400 to 800 nm जो कि दृश्य क्षेत्र की या विजिबल रीजन की लाइट है उसको ऑब्जॉर्व करता है और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, वापस से जब वो निम्न में आएगा तो उसी ऊर्जा को वो क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा या एमिट करेगा। ठीक है, और वो ऊर्जा, उसी ऊर्जा को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। तो उसका जो उसने ऑब्जॉर्व की है एनर्जी, उसका पूरक रंग या सप्लीमेंट्री कलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सप्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। जो ऊर्जा उसने अवशोषित की है, जो प्रकाश उसने अवशोषित किया है, उसका सप्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। अभी और समझ में आएगा अच्छे से। मान लीजिए कि मैं इसको 400 to 800 nm में भी मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने इसको ग्रीन कलर की लाइट दी है। कौन से कलर की लाइट दी है? ग्रीन कलर की, जिसकी कितनी है रेंज? 550 to 600 nm। मान लीजिए मैंने इस कंपाउंड को, मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको 550 to 600 nm की लाइट दे रही हूँ, जो किसकी है? ग्रीन कलर की, हरे कलर की, ग्रीन कलर की। ओके, मैंने ये दे दी इसको, तो ये क्या करेगा? इस लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और उच्च ऊर्जा स्तर में या अपर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। वापस से जब निम्न में आएगा तो क्या करेगा? उसी एनर्जी को एमिट करेगा। अब देखिए मैंने कौन से कलर की लाइट दी है इसको? ग्रीन कलर की, हरे कलर की। हरे कलर का पूरक रंग होता है नीला कलर। हरे का पूरक रंग कौन सा होता है? पूरक या सप्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? हरे का नीला। तो जो है, जो कौन सी लाइट एमिट करेगा? ये नीले कलर की लाइट एमिट करेगा। ऑब्जॉर्व तो हरे कलर की थी इतने, ठीक है, लेकिन जब एमिट करेगा तो वो जो किस रूप में एमिट करेगा? नीले कलर के। और ऑब्जेक्ट हमें नीले कलर का दिखाई देगा। किस कलर का दिखाई देगा? नीले कलर का दिखाई देगा। तो बात समझ में आई? कोई भी चीज़ या कोई भी कंपाउंड कलरफुल क्यों होता है? विजिबल रीजन की वजह से, इस रीजन की लाइट ऑब्जॉर्व करने की वजह से वो कलरफुल दिखाई देता है। ओके, कैसे दिखाई देता है समझा दिया मैंने। जो कलर को ऑब्जॉर्व करता है उसका सप्लीमेंट्री कलर हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम में यूज़ होने वाला है वो कॉन्सेप्ट, तो अभी मैंने समझा दिया इसको। अब देखिए क्रोमोफोर देखते हैं और ऑक्सोक्रोम देखते हैं। क्रोमोफोर क्या है और ऑक्सोक्रोम क्या है? देखिए क्रोमोफोर किससे स्टार्ट हो रहा है? बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर का जो वर्क है वो बहुत कंफ्यूजेबल हो जाता है कि ऑक्सोक्रोम का क्या कार्य है और क्रोमोफोर का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ऑक्सो क्लोरोफुल सी से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। क्लोरोफुल सी से स्टार्ट हो रहा है और कलरफुल भी किससे स्टार्ट हो रहा है? कलर भी किससे स्टार्ट होगा? सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सी से क्रोमोफोर, सी से कलरफुल, यानी कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे ग्रुप जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जो कलरफुल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रोमोफोर कहलाते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रोमोफोर कहलाते हैं। अब ऑक्सोक्रोम पे आओ। ऑक्सोक्रोम ए से स्टार्ट हो रहा है, ए, और एड भी किससे स्टार्ट होता है? एड मतलब जोड़ना, किससे स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सोक्रोम जो है ये स्वयं तो इनका खुद का कोई कलर नहीं होता, लेकिन अगर इनको क्रोमोफोर के साथ ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए ए से ऐड और ए से ही ऑक्सोक्रोम, तो अगर इनको क्रोमोफोर के साथ ऐड कर दिया जाए तो ये क्या करते हैं? क्रोमोफोर का जो कलर होता है उसको इनहेंस कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रोमोफोर के कलर को इनहेंस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्रोमोफोर का कलर लाइट ग्रीन है, हल्का हरा लाइट ग्रीन कलर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको उसके अंदर ऑक्सोक्रोम को ऐड कर दूं, ठीक है, तो उसका कलर हो जाएगा डार्क ग्रीन। यानी कलर क्या हो गया? इनहेंस हो गया, बढ़ गया कलर, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो क्रोमोफोर का काम है कलर देना, कलरफुल, ठीक है, या कलर को इम्पार्ट कलर, किसी भी कंपाउंड को कलर देना। और ऑक्सोक्रोम का है कि इसका खुद का स्वयं का कोई कलर नहीं है, लेकिन इसको क्रोमोफोर के साथ यदि ऐड कर दें तो ये उसके कलर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये मैंने हल्का सा आइडिया दिया। अब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे क्रोमोफोर को। ठीक है, देखिए क्रोमोफोर क्या होते हैं, मैंने अभी समझाया आपको। क्रोमोफोर क्या होते हैं? ऐसे
कंपाउंड या ऐसे ग्रुप्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए, ग्रुप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स या कलर ऐसे ग्रुप जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या कहलाते हैं? क्रोमोफोर कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसका देखें हम तो ऑल अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, ठीक है, ऑल अनसैचुरेटेड का मतलब आप जानते होंगे अच्छे से, जिनके अंदर एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट, वन पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, वन पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि जिनके अंदर एक पाई बॉन्ड तो कम से कम हो, जैसे एल्कीन, देखिए एल्कीन ये क्या है? क्रोमोफोर है, बिल्कुल है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है इसके अंदर। तो अनसैचुरेटेड जितनी मोइटीज होती है हमारी, वो सारी क्या कहलाती हैं? क्रोमोफोर कहलाती हैं। एल्काइन बताओ होगा कि नहीं होगा? बताओ, बिल्कुल होगा, इसके अंदर तो दो पाई बॉन्ड है, वन सिग्मा एंड टू पाई। ओके, तो ये भी होगा। अब मुझे बताइए, अब ये हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो सिग्मा बॉन्ड से तो मतलब ही नहीं है, पाई बॉन्ड। ओके, ठीक है, तो जिनके अंदर एक पाई बॉन्ड हो कम से कम, ज़्यादा तो कितने हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5। ओके, अब देखिए क्रोमोफोर को मैं 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ। कितने टाइप्स के अंदर? 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ। मैंने क्रोमोफोर को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है, या कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर। वन इज दिस, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन, से ऐसे बोल सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंटेन या कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन हो? पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और दूसरे टाइप के एग्जांपल वो दे सकते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन तो होना ही होना चाहिए। देखो पाई की तो उसने कंडीशन रखी दी है कि पाई इलेक्ट्रॉन तो एक तो होना ही चाहिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन साथ के साथ में पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि नॉन बॉन्डिंग से अगर नहीं समझ पा रहे तो लोन पेयर से समझ लेना। लोन पेयर, जिनके अंदर लोन पेयर भी हो और पाई इलेक्ट्रॉन। एक तो वो होंगे जिनके अंदर ओनली लगा दो इसमें, जिनके अंदर ओनली क्या हो? सिग्मा बॉन्ड तो हो गई होगा, पाई बॉन्ड है तो ठीक है, जिनके अंदर ओनली पाई इलेक्ट्रॉन हो। और इसमें कौन से आ गए? जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन तो हुई, साथ में नॉन बॉन्डिंग, शॉर्ट में एन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना इसको, है ना, लोन पेयर हो, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर का मतलब एक ही है। जैसे एग्जांपल अगर आप मुझे बताओ तो बताइए, इसका एग्जांपल बताइए, केवल पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर एग्जांपल लूँ एल्कीन का तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग है ही नहीं यहाँ। एल्काइन देखिए, बिल्कुल है, एल्काइन में भी केवल क्या है? पाई बॉन्ड है। ओके, अब देखिए इसके एग्जांपल्स, देखिए इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए ये हो सकता है कि इसका एग्जांपल देखो, बताओ मुझे, सिग्मा, पाई और ओ पे 2 लोन पेयर हो सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन भी है और एन इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर्स भी है। सी डबल बॉन्ड ओ एच हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। NO2, वैसे तो NO2 की शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर को मैं अगर पूरा खोल कर लिखूँ तो क्या होएगा? N डबल बॉन्ड O, ऐसे। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, ठीक है। तो NO2 एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या एग्जाम्पल होंगे? देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, COCl हो जाएगा, COBr हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल्स, ये एजो एग्जाम्पल हो जाएगा, एक N2 बोलते हैं ना शॉर्ट में, एजा ग्रुप बोलते हैं इसको, एजो ग्रुप, डाई एजो ग्रुप, बेंजीन डाई एजोनियम, नाम सुना होगा, बेंजीन के ऊपर ये लग जाता है N2, तो क्या हो जाता है? बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, ओके। देखिए अब मुझे बताइए कि ये हो सकता है क्या? इसको मैं पूरा अच्छे से लिखूँ तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्रोमोफोर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर लोन पेयर तो है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ओके। अब देखिए मुझे इसमें बता सकते हैं कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे। एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो हो गई, पर अब उसकी बैंड नहीं आती तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, तो कौन सा हो गया? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन,
पाई बॉन्ड है और तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। इसके अंदर देखिए सिग्मा वाला तो बताना नहीं है ना, पाई वाले बताओ, सिग्मा टू पाई टू पाई स्टार हो जाएगा। एक तो पाई बॉन्ड तो है ही इसके अंदर, और दूसरा कौन सा ट्रांजिशन हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, तो कौन सा ट्रांजिशन हो जाएगा, एक एन टू पाई स्टार। ठीक है, ये एन टू पाई स्टार ये जो लिख रही हूँ ना, ये मैं पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से ट्रांजिशन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो ये जो अभी जो वीडियो देख रहे हो उससे पहले वो वीडियो जाके देखना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से बनकर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा यहाँ पर, एक तो क्योंकि पाई बॉन्ड है और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, पाई टू पाई स्टार। ओके, अब देखिए जो क्रोमोफोर होता है वो मैंने कहा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये समझ में आ गया यहाँ तक, इसको साफ कर देते हैं। अब मैंने बताया कि क्रोमोफोर जो होता है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्रोमोफोर ऐसे होते हैं जो कलर नहीं देते। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के कोई भी कंपाउंड कलरफुल है, कोई हरा दिख रहा है, पीला दिख रहा है, नीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है कलर उसका, तो उसके लिए उसमें 101% क्रोमोफोर होगा ही होगा, 101% क्रोमोफोर होगा। ठीक है, अगर वो कलरफुल दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे क्रोमोफोरिक ग्रुप कलर प्रदान करें या कलर दें या कलर को इम्पार्ट करें। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूं कि जो क्रोमोफोर है जरूरी नहीं कि वो सभी कंपाउंडों को कलर, सभी कंपाउंड्स को कलर प्रदान करें या कलर दें अपना। ठीक है, लेकिन अगर उस किसी भी कंपाउंड का कलर है, कुछ भी कलर है, लाल नीला पीला हरा जो भी है, तो उसके अंदर क्रोमोफोर होगा ही होगा। यानी कलर के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी हो गई, क्रोमोफोर हो गई। लेकिन हर क्रोमोफोर जो है वो कलर को नहीं देता या कलर प्रदान नहीं करता। इस बेसिस पर क्रोमोफोर को मैं अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं करता, वो भी मैंने वो जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था वही कॉन्सेप्ट है इसमें। अभी हम देख लेते हैं। क्रोमोफोर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो जो कलरफुल हो और एक कौन से हो, कलरलेस हो। ओके, कलरफुल देखिए, एक तो जो कलरफुल हो, ठीक है, कलरफुल वो कंपाउंड होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें बताया था कि कोई किसी भी कंपाउंड का कलर कब दिखाई देता है, जब वो कौन से रीजन से ऑब्जर्व करे लाइट को, विजिबल रीजन से। तो अगर उसने 400 to 800 किसी भी कंपाउंड ने 400 to 800 nm की अगर लाइट को ऑब्जर्व किया है तो वो कंपाउंड कलर प्रदान करेगा या कलरफुल होगा। लेकिन अगर 50 to 400 nm जो कि यूवी की रेंज है, अगर उसने वो रीजन ऑब्जर्व किया, वो लाइट ऑब्जर्व की है, तो वो कलरलेस होगा। इसकी एग्जांपल्स भी है, एल्कीन जैसे एल्कीन नहीं, एग्जांपल एजो ग्रुप हो गया इसका, NO2 हो गया, ये सारे एग्जांपल्स इसके हो गए कलरफुल के। और कलरलेस के अंदर हमारा आ जाएगा एल्कीन आ जाएगा, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, कलरलेस के अंदर। ठीक है, और कलरफुल के अंदर कौन आ गया, ये इस तरह के कंपाउंड्स आ गए, ये इस रीजन की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और ये इस रीजन की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि किसी भी कंपाउंड को कलरफुल दिखने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो उसमें क्रोमोफोर मस्ट बी प्रेजेंट, क्रोमोफोर होना ही चाहिए, और दूसरा अगर क्रोमोफोर है लेकिन उसने इस रीजन की लाइट को ऑब्जर्व नहीं किया है तो वो भी कलरलेस होगा। ये दोनों चीजें जरूरी है, क्रोमोफोरिक ग्रुप भी जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट है, अगर वो लाइट तो ऑब्जर्व कर रहा है ये वाली, लेकिन अगर उसके अंदर क्रोमोफोर प्रेजेंट नहीं है तो वो कलरफुल नहीं होगा। अगर क्रोमोफोर प्रेजेंट है, ये लाइट ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो भी कलरफुल नहीं होगा, कलरलेस होगा। तो कलरफुल होने के लिए 2 कंडीशन बहुत ही जरूरी है, दोनों साथ साथ में प्रेजेंट होना जरूरी है। दोनों में से एक भी गायब है तो कलरलेस होगा, कलरफुल नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो क्रोमोफोर ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना। क्रोमोफोर के बारे में बताया था, क्रोमोफोर का कार्य क्या है, कलर देना। ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो पाई बॉन्ड वाले, ओनली पाई बॉन्ड हो, पाई के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताया कि 2 तरीके से हो सकते हैं, कलर के बेसिस पर, कलरफुल और कलरलेस, थे ना, तो वो मैंने रीजन बता दिया वहां का। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम ए से एड और ए से ऑक्सो, यानी कि ऑक्सोक्रोम का खुद का कोई कलर नहीं है, लेकिन
ऑक्सोक्रोम का खुद का कोई कलर नहीं है, लेकिन अगर इनको ऐड कर दिया जाए, किनके साथ ऐड कर दिया जाए, अगर इनको ऐड कर दिया जाए क्रोमोफोर के साथ, तो ये क्या करने लगते हैं, कलर, उसके कलर को क्या कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ ग्रुप्स which are not responsible for color but they add with chromophore, then they increase intensity and wavelength को लैम्डा लिख रही हूं, ऑफ क्रोमोफोर। यानी कि इनका खुद का कोई कलर नहीं है, लेकिन अगर क्रोमोफोर के साथ ऐड कर दिया जाए इन्हें, तो क्रोमोफोर की इंटेंसिटी और लैम्डा दोनों को चेंज कर देते हैं। इंटेंसिटी और लैम्डा तो जानते हैं आप, जैसे अगर मान लो 400 है तो 400 की जगह क्या कर देंगे, उसकी लैम्डा को 450 कर देंगे। ठीक है, लैम्डा इंक्रीज का मतलब 400 है मान लो किसी की लैम्डा, तो क्या कर देंगे 500 कर देंगे या 450 कर देंगे, और इंटेंसिटी का मतलब कलर को बढ़ा देंगे उसको। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए ऐसा क्यों हुआ। पहले इसके एग्जांपल्स बता देते हैं, फिर बताएंगे कि ये जो इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ को, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। ठीक है, मतलब ये आपको लिखना है एग्जाम में कि क्या करते हैं, क्रोमोफोर को की इंटेंसिटी और क्रोमोफोर के जो कलर है उसकी इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, सॉरी चेंज नहीं बढ़ा देते हैं, चेंज में तो कम भी हो जाए है ना, लेकिन कम नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देखिए आप, ये देख लीजिए, ऑल n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, जितने भी n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस हमारे हैं वो सारे के सारे ऑक्सोक्रोम के अंदर आ गए। कहने का मतलब पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। पहली बात तो सैचुरेटेड होना चाहिए, संतृप्त होना चाहिए, सैचुरेटेड एल्केन टाइप होना चाहिए, मतलब किस टाइप का होना चाहिए, एल्केन टाइप का होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होना चाहिए। तो मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो OH है क्या, सारे सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर भी है, SH है क्या, बिल्कुल है, NH2 है क्या, देखिए है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है और सारे सिग्मा बॉन्ड भी। तो इस तरह के सारे एग्जांपल्स हम लोग किसके अंदर कर लेंगे, ऑक्सोक्रोम के अंदर कर लेंगे। इनमें कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो रहा है, जिसको हम मानते नहीं है, N2 सिग्मा स्टार हो रहा है। ठीक है, बताओ पाई टू पाई स्टार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है, और N2 पाई स्टार भी नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और N2 सिग्मा स्टार, लेकिन सिग्मा टू सिग्मा स्टार कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, कौन सा होगा, N2 सिग्मा स्टार। ओके, तो जितने भी N2 सिग्मा स्टार वाले जो ट्रांजिशंस हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, ऑक्सोक्रोम के अंदर आएंगे। ये एग्जांपल्स हो गए इसके। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखो इसके मैंने अभी बताया था कि ये जो है ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, इंटेंसिटी और वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं क्रोमोफोर की। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन क्या है तुम्हारी, बताओ मुझे क्या है बेंजीन, क्रोमोफोर है कि ऑक्सोक्रोम है, बताइए क्या है, ये क्रोमोफोर है क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्रोमोफोर है, ये क्या है, क्रोमोफोर, लेकिन इसके अंदर ऐड कर दूं मैं अगर ऑक्सोक्रोम, जैसे मान लीजिए मैंने NH2 और ऐड कर दिया जो कि ऑक्सोक्रोम है ना, NH2 ऐड कर दिया, तो क्या करेगा ये, यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, पहले जब मैंने NH2 को ऐड नहीं किया था तो कितने बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर थे, 1 2 3, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने बताया एक छोड़कर एक है, तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर है। ओके, अब मैंने इसमें NH2 को ऐड कर दिया तो यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन और बढ़ गई, क्या बढ़ गई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। डबल बॉन्ड तो पहले से ही थे कॉन्जुगेशन के अंदर, लेकिन 3 डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्जुगेशन और बढ़ गया, डबल बॉन्ड और लोन पेयर का, डबल बॉन्ड और लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है यूवी स्पेक्ट्रा पर। कॉन्जुगेशन क्या करता है, बताया था ना, कॉन्जुगेशन क्या करता है, लैम्डा को बढ़ा देता है।
क्यों? क्योंकि होमो और ल्यूमो का गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को एक साइड अपर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, और कम एनर्जी का मतलब ज्यादा लैम्डा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है ये। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था कॉन्जुगेशन से क्या होता है, कॉन्जुगेशन से वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू कॉन्जुगेशन। जब यहाँ पे कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो लैम्डा क्या होगी, इंक्रीजेज हो गई, और लैम्डा इंक्रीज होने की वजह से ही इंटेंसिटी जो है कलर की, या कलर की तीव्रता या कलर का गहरापन वो क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आई? अब जैसे देखिए यहां तक समझ में आ गया। अब मैं एग्जांपल ले रही हूं, बेंजीन है, ठीक है, 255, अभी मैंने ये एग्जांपल पिछला बताया था ना, बेंजीन की 255 nm के आसपास आती है इसकी जो वेवलेंथ है। इसका जो स्पेक्ट्रा है कितने 255 के आसपास आता है, लेकिन जैसे ही NH2 इस पे ऐड किया तो इसकी जो वेवलेंथ है बढ़कर क्या हो जाती है, 280 nm हो जाती है। देखो बढ़ गया लैम्डा, ठीक है, ये है। अब देखिए ये बेंजीन है, मैं इसमें NO2 ऐड कर रही हूँ। NO2 क्या है बताओ, क्रोमोफोर है कि ऑक्सोक्रोम है? बेंजीन भी क्रोमोफोर है और NO2 भी क्रोमोफोर है। तो क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन बढ़ गया, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो गया। मतलब पहले तो 3 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में थे, 1 2 3, अब एक बॉन्ड और हो गया, ठीक है, कॉन्जुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया, तो 4 बॉन्ड हो गए कॉन्जुगेशन के अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये भी वेवलेंथ क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो कलर को बढ़ा देंगे। तो इसी तरह बेंजीन जो बिल्कुल रंगहीन सा होता है, रंगीन ही होता है एक तरह से, वो नाइट्रो बेंजीन अगर ले ले तो वो येलो कलर का दिखने लग जाता है। कैसे कलर का दिखने लग जाता है, येलो कलर का, यानी कि NO2 को ऐड करने की वजह से उसमें क्या हो गया, क्या हो गया, कलर प्रेजेंट हो गया, है ना। अगर मैं 2 NO2 लगा दूं, एक की जगह 2 NO2 लगा दूं तो जो है कलर है वो और बढ़ जाएगा, ये हल्का पीला है और पीला हो जाएगा, 3 लगा दे तो और कलर बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि क्रोमोफोर, अगर क्रोमोफोर की नंबर ऑफ क्रोमोफोर या क्रोमोफोर की संख्या इंक्रीज करने पर जो कलर है उसमें भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। जो वेवलेंथ है और इंटेंसिटी में भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा कि जितने भी मैंने ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर लिए हैं वो सारे के सारे कॉन्जुगेशन के अंदर होना चाहिए। अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्रोमोफोर है, एल्कीन है, और ये ऑक्सोक्रोम है, OH मैंने ऑक्सोक्रोम बताया था, N2 सिग्मा स्टार, ये क्रोमोफोर है और ये ऑक्सोक्रोम है। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मुझे बताइए कि यहाँ पर मुझे बताना है कि यहाँ पर जो ऑक्सोक्रोम है ये क्रोमोफोर की कलर को इनहेंस करेगा क्या? बताइए, सोचो, इनहेंस करेगा क्या क्रोमोफोर के कलर को? बताओ जल्दी। इनहेंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड या लोन पेयर होना चाहिए था, लेकिन फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो कॉन्जुगेशन एब्सेंट है। कॉन्जुगेशन एब्सेंट होने के कारण ही ये जो है ऑक्सोक्रोम का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ऑक्सोक्रोम लगा दो चाहे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कलर को बढ़ाएगा नहीं। एल्किन तो वैसे भी कलरलेस ही होता है, तो कलरलेस ही होगा ये कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ऑक्सोक्रोम कॉन्जुगेशन के अंदर होता, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में अगर होता तो कलर को क्या करता है, ये बढ़ा देता या कलर प्रोड्यूस कर देता उसके अंदर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो या वेवलेंथ को क्या कर देता, बढ़ा देता। तो जितने भी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम होते हैं वो सारे किसके अंदर होने चाहिए, कॉन्जुगेशन के अंदर होने चाहिए। मैंने भी एग्जांपल बताया था आपको नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है, कि यहाँ पे अगर नाइट्रोबेंजीन लगा दे तो हमारा जो वेवलेंथ है क्या होगी, बढ़ जाएगी और ये पीला दिखने लग जाएगा, बताया था। लेकिन अगर मैं इस तरह का कंपाउंड ले लूं तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है, तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो जितने भी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम लिए हैं वो सारे किसके अंदर होने चाहिए, कॉन्जुगेशन के अंदर होने चाहिए, तभी इंटेंसिटी और वेवलेंथ क्या होती है क्रोमोफोर की, बढ़ती है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं एक क्वेश्चन की, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है? ठीक है, देख के बताते हैं। सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा 2 सिग्मा स्टार पॉसिबल है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हैं तो N2 सिग्मा स्टार भी पॉसिबल है, ठीक है। और पाई बॉन्ड भी है तो पाई 2 पाई स्टार भी पॉसिबल है।
लेकिन क्या N2 पाई स्टार पॉसिबल है क्या? बताइए, N2 पाई स्टार, ये N इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉसिबल है क्या N2 पाई स्टार? नहीं, आंसर इज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है। अगर ये कॉन्जुगेशन के अंदर होता, यहाँ पे होता डबल बॉन्ड, डबल सिंगल लोन पेयर, तब यहाँ पर N2 पाई स्टार पॉसिबल होता, लेकिन कॉन्जुगेशन था ही नहीं वहाँ पे, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में कुछ बताया, कलर वगैरह का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।